अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये टॉपिक इतना अहम रहेगा कि इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और एमसीक्यू भी बनेंगे। तो आप समझ लें, इट इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 5। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं वेलकम कहता हूँ हाई अचीवर्स केमिस्ट्री बैच में। ये हमारा ओवरऑल 49th लेक्चर है, जबकि इस चैप्टर का ये है 5 लेक्चर। और जो स्टूडेंट्स पता करते हैं नोट्स के बारे में, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वहां से जाकर आप उसको रीड कर सकते हो और अगर चाहे तो बाय भी कर सकते हो। सारा डिटेल मौजूद होती है। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में ये पढ़ेंगे कि इसका एक मेन क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन से मुराद है कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से करना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारा डिटेल के हिसाब से लिखा है। यानी आपने इस तरह लिखना है कि सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएं। जैसे लिखा है डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके बारे में बताओ। इट्स प्रॉपर्टीज, ये क्या होती है, कैसे बनती है या कहां एप्लीकेबल होती है, बताओ। एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, और साथ साथ एग्जांपल्स भी दो। तो इस तरीके से आपका सारा क्वेश्चन यहां पर हल हो जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन क्या कहती है? तो डेफिनेशन में यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो डायग्राम है इसको जरा देखना है। इसमें क्या मामला है? देखो, ये हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इस तरह ये दूसरा और ये तीसरा है। तो एक मुकम्मल ग्लास ऑफ वाटर में हम 3 मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये आप कह लें कि हम 3 मॉलिक्यूल इस वक्त पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इसको पूरा जो सिस्टम है, या कह लें पूरा एक ग्लास ऑफ वाटर है, जग ऑफ वाटर है, एक पूल ऑफ वाटर है, एक समंदर है, उसको आप यहां पर कंसीडर कर सकते हो। तो देखो, आपने ये सोचना है कि ये 3 मॉलिक्यूल इस वक्त कैसे जुड़े हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आप इस मॉलिक्यूल को देखो। इस मॉलिक्यूल ने क्या किया हुआ है, इस करीब वाले हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्डिंग बनाई है, जिसको हमने डॉटेड लाइन में शो किया है। इस तरह ये भी शो हुई है। इस तरह आप यूं सोचो कि एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से बॉन्डिंग बनाई है कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड यानी हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड यानी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, तो अब इसी चीज को डिफाइन करना है। लेकिन डेफिनेशन में एक बात याद रखी जाए, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़े थे उसमें हमने जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जिक्र किया था, तो हमने कहा था कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। अब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, जिसके अंदर यही डेफिनेशन थी कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम फोर्स पढ़ रहे हैं इसको आप डाइपोल डाइपोल फोर्स बोल सकते हो, या हम बोल सकते हैं परमानेंट डाइपोल यानी कि पीडी एंड परमानेंट डाइपोल फोर्स। तो ये वाली बात तो हमें समझ में आ रही है। तो आज हम एक्चुअली डाइपोल डाइपोल या परमानेंट डाइपोल फोर्स ही पढ़ रहे हैं इस एग्जांपल के थ्रू। लेकिन ये डाइपोल डाइपोल फोर्स आम डाइपोल डाइपोल फोर्स से कुछ ज्यादा ताकतवर हो गई है। इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है, वो क्या? वो ये कि आपके पास पीरियोडिक टेबल पे चलो तो लेफ्ट टू राइट चलते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज करती है। अब सवाल ये है कि जो टॉप पर है यानी कि फ्लोरीन, कहां पर? टॉप पर और राइट पर, ये इंतहाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इससे पीछे ऑक्सीजन और उससे पीछे नाइट्रोजन है। अगर हम इनके ग्रुप नंबर देखें तो ये आपके पास ग्रुप नंबर 17 है, ये 16 है और ये 15 है। तो 15, 16, 17 ये जो एलिमेंट्स हैं, इसके आगे नोबल गैसेस हैं, तो उनके बारे में हम ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे होते क्योंकि वो स्टेबल हैं, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना नहीं चाहते। तो फिलहाल नोबल गैसेस को निकाला हुआ है। तो हम इंतहाई राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में ये 3 एलिमेंट्स देखते हैं, जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने से क्या होगा? इससे होगा ये कि देखो भाई, ये जो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे वो कहां चले जाएंगे? वो मोर टूवर्ड्स द ऑक्सीजन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर एक ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन से छिन जाएंगे काफी हद तक। इस तरह हाइड्रोजन पर कुछ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब बॉन्ड बनाता है या कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो स्पेशली जो हाइड्रोजन है उसको मोर डिप्राइव्ड कर देता है इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने की वजह से उस पर ज्यादा, क्या कह लो, पोटेंशियल का चार्ज आता है। इसको हम पार्शियल पॉजिटिव बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि एक
ऑक्सीजन के अलावा कोई और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहां पर होता तो हाइड्रोजन पर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ना आता। बिल्कुल इसी तरीके से जो साथ वाला मॉलिक्यूल है उसमें भी पार्शियल नेगेटिव एक ताकतवर नेगेटिव है। इस तरह हम ये सोच रहे हैं कि डायपोल डायपोल फोर्स में जब एक मॉलिक्यूल का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के स्ट्रॉन्ग नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है तो वो डायपोल डायपोल फोर्स थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है और आम नहीं रहती है, और इसी डायपोल डायपोल फोर्स का नाम हमने रखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें तरीका यह है कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होना जरूरी है और साथ वाले मॉलिक्यूल का एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना जरूरी है। ठीक है, आमतौर पर ये बॉन्डिंग हम जब एक स्पीशी में पढ़ते हैं, जैसे कि अभी हम पानी में पढ़ रहे हैं, तो हम पानी के मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरेक्शन देखेंगे यानी बॉन्डिंग देखेंगे। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि दो अलग किस्म के यानी एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, उनको मिलाकर सॉल्यूशन बनाएं तो सॉल्यूशन के अंदर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान में भी ये बॉन्डिंग देख सकते हैं। इसको आगे चलकर हम तफसील से बहस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन ये कहती है एक ऐसी फोर्स जो बन जाती है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जिसमें एक पार्शियल पॉजिटिव क्या होता है हाइड्रोजन, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, और इस तरह से बनने वाली फोर्स का नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये मैंने आसान सी आपको समझाकर कुछ लाइन लिख दी है, इसी के अंदर आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। तो देखा, कोई मुश्किल नहीं था। इसके बाद चलते हैं मजीद आगे। अब आप चलो आगे तो हमें यहां पर प्रॉपर्टीज नजर आती हैं। इन प्रॉपर्टीज को देखो क्या मतलब है। इस प्रॉपर्टी में वो कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैसे आप देखोगे। तो लिखता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। यही बात मैंने बताई है अभी आपको कि ये भी एक डाइपोल डाइपोल फोर्स है, लेकिन कुछ स्पेशल हो गई है, यानी हमारी सोच से या आम डायपोल डायपोल फोर्स की निस्बत ज्यादा ताकतवर हो गई है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेक्युलर फोर्स बट वीकर देन आयन। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि इंटरमोलेक्युलर फोर्स हमेशा मॉलिक्यूल के दरमियान है, और हम लिक्विड का पोर्शन अगर पढ़ रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हैं। तो जाहिर सी बात है वो वाले कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स इंतहाई करीब होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं, तो बनने वाले कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड ज्यादा ताकतवर ही होंगे एज कंपेयर टू इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। दैट्स व्हाई हम ये हमेशा याद रखेंगे कि चाहे तो आयनिक बॉन्ड हो, मेटालिक बॉन्ड हो, कोवलेंट बॉन्ड हो, ये हमेशा ताकतवर ही रहेंगे, चाहे इंटरमोलेक्युलर फोर्स जितनी मर्जी ताकतवर ना हो जाए, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही क्यों ना बन जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गर फोर्स इन केस ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्स। ठीक है, तो हम उसका अपने ही यानी वंडरवॉल फोर्स से मुकाबला कर रहे हैं, डायपोल डायपोल से मुकाबला कर रहे हैं, या हम इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स हमने पढ़ा था उससे मुकाबला कर रहे हैं, या फिर हम कभी कभी इसको डायपोल और आयन के साथ भी जोड़ते हैं। तो वो जो फोर्सेस हैं जिन सबको हम एज अ इंटरमोलेक्युलर फोर्स के तौर पर लेते हैं, उनमें सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट इतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी इट इज वीकर देन द आयनिक यानी आयनिक फोर और मेटालिक और कोवलेंट बॉन्ड से वो कमजोरी रहेगी। फिर लिखता है हाइड्रोजन बॉन्ड मस्ट फुलफिल फॉलोइंग कंडीशंस। हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी ये इसके करीब होने चाहिए, जैसे मैंने वाटर के एग्जांपल में हाइड्रोजन के करीब ऑक्सीजन को रखा है। फिर लिखता है द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव अ लोन पेयर, और ये भी होना चाहिए कि वहां पर लोन पेयर हो, जैसे नाइट्रोजन आमतौर पर लोन पेयर रखता है और ऑक्सीजन भी लोन पेयर रखता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर का होना जरूरी है। तो ये जो चीज है ये बनाती है एक आम डायपोल डायपोल फोर्स को एक खास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर चलते हैं, एक देखो ये मैंने हेडिंग के तौर पर रखी है बातें, बट ये कि अगर आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन पता कर लेता है तो आप इनको अलग अलग करके ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो शॉर्ट में। अब यहां पर सवाल ही पैदा होता है व्हाई डज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म। ये छोटा सा मैंने किस्सा अलग करके लिख दिया है, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना हो तो फिर आप जस्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन यहीं पे ऐड नहीं करेंगे। तो लिखता है हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन को अभी मैं समझा कर आया हूं, वही दोबारा से देखो। अब इसमें लिखता है द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन, यानी कोवलेंट
covalent bond between the hydrogen and highly electronegative atom is highly polarized। सवाल यहां पर पोलराइज के साथ लेके चलोगे। पोलराइज का मतलब वही है कि अगर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा जैसे फ्लोरीन, तो वो लोन पेयर को और बॉन्डेड पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये हिस्सा या यूं कह लो इस मॉलिक्यूल का ये एक हिस्सा ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और जितना ये नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेशन होती है उतना ही पोलराइजेबिलिटी या पोलैरिटी बढ़ जाती है। पोलैरिटी वाले सेक्शन में या टॉपिक में मैंने अच्छी तरह समझाया था। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा वो लाजमी देखा करें, प्लेलिस्ट मौजूद होती है नीचे, वहां सारा डेटा मौजूद है कि कौन सा लेक्चर किस चीज के बारे में है, या फिर आप जस्ट लिखो पोलैरिटी उमैर खान एकेडमी और सर्च करो, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। टॉपिक जो भी आपको चाहिए वो इस तरह सर्च कर सकते हो। अच्छा, अब देखो ये एक मॉलिक्यूल की कहानी मैंने बताई, बिल्कुल यही कहानी इस मॉलिक्यूल के लिए और बिल्कुल यही कहानी इस मॉलिक्यूल के लिए भी है। इस सबसे नतीजा यह निकला कि फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एक मॉलिक्यूल का और हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का। और जब ये नेबर में आएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सवाल वही आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए फ्लोरीन का जो ये लोन पेयर है ये काम करेगा। मैंने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट आपको लास्ट चैप्टर में दिया था, जहां पे हमने वेसापर थ्योरी पढ़ी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, वहां पर ये सारा कॉन्सेप्ट मौजूद है। अच्छा, अब बात यहां पर यह है कि लोन पेयर और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली ये, और हाइड्रोजन जो काफी पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन डिप्राइव्ड, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। तो जब ये दोनों आपस में करीब आएंगे तो यहां पर बॉन्ड बनने का चांस बनेगा और ये थोड़ा सा मजबूत बॉन्ड होगा, क्योंकि एक तरफ वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, और दूसरी तरफ वो है जो इलेक्ट्रॉन डिप्राइव्ड है, ये भूखा है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इस तरह से ऐसे दो लोगों के दरमियान एक अच्छा इम्तजाज या बॉन्डिंग बन जाती है। तो यही बॉन्डिंग यहां पर बनी, सिमिलर यहां बनी और इस तरह आगे बनेगी और यहां पर बनेगी। इस तरह से मॉलिक्यूल खास अरेंजमेंट में भी चले जाएंगे जिसको जिगजैग पैटर्न बोलते हैं। तो ये था हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने का तरीका। लिखने का तरीका क्या है, तो लिखता वही है जैसे मैंने अभी कहा कि पहले तो मॉलिक्यूल पोलराइज होंगे, फिर एक दूसरे के करीब रहेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन कैरियर जो हाइड्रोजन कैरी करता है वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज, वाइल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो फिर क्या हुआ, तो लोन पेयर से फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, जैसे ये लोन पेयर दिखाया गया है, अट्रैक्ट्स किसको अट्रैक्ट करेगा, साथ वाले मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को, नियर बी पॉजिटिव को, यानी नियर बी मॉलिक्यूल जो करीब वाला मॉलिक्यूल है उसके हाइड्रोजन को। इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड, ये आपका एमसीक्यू है, इसको अच्छी तरह से कर लेना। क्या एमसीक्यू है, कहता है 1/10 ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। जैसे मैंने आपसे कहा कि जितना मर्जी ताकतवर हो जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड से ताकतवर नहीं हो सकती। तो अगर हम दोनों के दरमियान कंपैरिजन करें तो कोवलेंट बॉन्ड कितना ताकतवर है किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आपने दरमियान में रखना है। और हम कोवलेंट बॉन्ड से ही मवाजना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके पास इंट्रा मोलेकुलर फोर्स होती हैं, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या इवन के मेटालिक बॉन्ड, तो वो जो फोर्सेस होती हैं उन सब में जो सबसे कमजोर फोर्स है वो कोवलेंट फोर्स है। तो इसका मतलब है कि इंट्रा मोलेकुलर या इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस में, इंट्रा एटॉमिक मतलब आप समझ लें एटम के दरमियान। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो देखो, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक एटम ये है, एक एटम ये है, दोनों के दरमियान फोर्स कौन सी है, कोवलेंट है। तो वो कहता है ये कोवलेंट बॉन्ड 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड भी वीकर है एज कंपेयर टू, अगर हम बात करें कि दो एटम है जिसमें एक सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है और ये आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड ताकतवर ज्यादा होता है, कोवलेंट कमजोर होता है। तो कोवलेंट जो कमजोर है वो भी 10 टाइम्स ताकतवर है किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये थोड़ा सा उसने जिक्र किया। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बात में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द, ये एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद पर इन्हिसार करते हैं। जरूरी नहीं होता दो मॉलिक्यूल जो करीब आए उनमें हमेशा सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाए। देखो मैं समझाता हूं, देखो जब हमने फ्लोरीन की बात कही, यानी फ्लोरीन HF में फ्लोरीन, तो वो हाइड्रोजन के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना रही थी। इस तरह इस मॉलिक्यूल ने भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, इसलिए इसने भी
एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो पर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ने एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, फिर इस मॉलिक्यूल ने एक और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, इस मॉलिक्यूल ने एक और बनाया। इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसमें HF में। लेकिन जब हम वाटर की बात करते हैं तो देखो ये एक पानी का मॉलिक्यूल है, इसने एक बॉन्ड यहां से बनाया हाइड्रोजन बॉन्ड और एक यहां से बनाया, तो कितने हो गए टोटल मिलाकर 2। इसी तरह से आगे चलेंगे तो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। तो इस तरह पर मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो कहीं पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कहीं पर 2 बन रहे हैं। तो कितने बनेंगे ये कौन से फैक्टर डिसाइड करेंगे? तो ये फैक्टर्स कौन से हैं? कहता है 2। नंबर 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, यानी एक मॉलिक्यूल के नेबर में कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। और नंबर ऑफ लोन पेयर, और वो हाइड्रोजन तो अवेलेबल हैं, तो क्या लोन पेयर भी अवेलेबल हैं? तो देखो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल के नेबर में एक हाइड्रोजन ये वाला है और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हैं, लेकिन ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ लोन पेयर भी डिसाइड करेंगे। आगे चलकर मैं अमोनिया में आपको दिखाऊंगा कि हाइड्रोजन तो ज्यादा अवेलेबल होंगे, लेकिन लोन पेयर की कमी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद कम रहेगी, ना कि वो 3 बनेगी। ठीक है, वो जब आएगा तो मैं आगे डिस्कस करता हूं। अब सवाल समझ में आ गया आपको कि ये फैक्टर्स कैसे होते हैं। तो इसको चाहे MCQ के तौर पर ले लो, चाहे या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है, ये दोनों मैंने बातें यहाँ पर लिख दी हैं। इसके बाद वो लिखता है एग्जाम्पल्स की तरफ आओ, यानी एग्जाम्पल से साबित करो। तो 3 एग्जाम्पल होंगी। कैसे? देखो हाइड्रोजन तो हर किसी में कॉमन होगा, एक तरफ ऑक्सीजन होगा, एक तरफ नाइट्रोजन होगा और एक तरफ फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन और नाइट्रोजन। तो 3 एग्जांपल हमें लेनी है जिसमें हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन आए, हाइड्रोजन के सामने फ्लोरीन आए और हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन आए। ठीक है, अब पहली मिसाल जो है वो वाटर के हिसाब से आ रही है, मैं आपको पहले देकर आया हूं। देखो ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है और इस वाटर मॉलिक्यूल में चूंकि एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है और नेबर में हाइड्रोजन भी मौजूद है, इस तरह एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड यहां बनेगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक मॉलिक्यूल या पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर बन रहे हैं। और अगर कोई ये कहता है, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज आती है, ये नहीं कहा जा रहा कि पर मॉलिक्यूल बताओ, बल्कि ये कहा जा रहा है कि एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो नेबरिंग के साथ, नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ तो कहेंगे 1 2 3 4, यानी एक मॉलिक्यूल चूंकि सराउंडेड होता है डिफरेंट ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे मॉलिक्यूल्स के साथ, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम पर मॉलिक्यूल, यानी समझ लीजिए कि अगर हम 100 मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं जो एक गिलास में पड़े हुए हैं, तो उन 100 मॉलिक्यूल में अगर हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ें तो वो तो 4 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं 4 नहीं, बल्कि बताओ पर मॉलिक्यूल कितनी होती है, तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को 100 पर डिवाइड करोगे, क्योंकि इससे अंदाजा होगा कि एक मॉलिक्यूल उन 100 बॉन्ड में से कितने शेयर कर रहा है। तो फिर इसका मतलब यह होगा कि अब आप पर मॉलिक्यूल निकालोगे, यानी 100 को डिवाइड करोगे, अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 पे, अगर 100 को डिवाइड करोगे 50 पर तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड निकलेंगे पर। इसी तरह अगर 100 को डिवाइड करोगे 25 पर तो इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड बना रहा है। तो हाइड्रोजन वाले मामले में, यानी वाटर वाले मामले में आप ये देखोगे कि अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिवाइड कर रहे हो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो आपको पर मॉलिक्यूल 2 नजर आएंगे। तो ये 2 अलग क्वेश्चन है। पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? 2। एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है एक सिस्टम में? 4। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने MCQ को एहतियात से लेना है। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट बात में। 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 लोन पेयर्स, दोनों 2 हाइड्रोजन है और 2 लोन पेयर हैं, जिनकी वजह से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है जी, तो ये वाली बात हमने पहले भी समझ ली। अब आपको खुद आ जाएगी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब पूरे पानी को देखो, यानी पूरे पानी का एक गिलास है, उस गिलास में आप बॉन्डिंग देखो तो क्या होगा। देखो सपोज करो कि ये आपके पास एक गिलास है, इस गिलास में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, किसके? हाइड्रो अपना वाटर के। अब इसके अंदर हम रेड कलर में शो करते हैं क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर आप देखोगे तो हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, तो आपको लगेगा कि पूरे गिलास के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भरे पड़े हैं। तो इस तरह से सोचो, और इसको थोड़ा सा जरा हमने जूम करके यहां पर लिखा हुआ है, तो इसी अंदाज में देखो कि वो कहता है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है?
मॉलिक्यूल्स को जोड़ कर रखती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट आम लिक्विड्स की निस्बत ज्यादा है। यानी जितना आम दूसरे आपको लिक्विड नजर आएंगे उसमें पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कदरे ज्यादा है। ये नहीं कह रहे कि सबसे ज्यादा इसी का है, लेकिन ज्यादा इसलिए के हिसाब से कह रहे हैं कि वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिवली पाई जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को, जब आप मिसाल के तौर पर आप इसको गर्म करना शुरू कर दो, जब आप गर्म करना शुरू करोगे तो देर तक गर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंदर बॉन्ड ज्यादा हैं, उनको तोड़ने के बाद ही क्या होगा, वो जो मॉलिक्यूल हैं वो आजाद होकर ऊपर निकलेंगे वेपर की शक्ल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको देर तक गर्म करना पड़ेगा और फिर बॉइलिंग स्टार्ट होगी। तो ये बता रहा है ये क्यों हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इन लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज थ्री डायमेंशनली। जो अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है थ्री डायमेंशनल है। थोड़ा सा आगे जाके मजीद डिस्कस कर देंगे इसको, बस आप ये समझ लो कि ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई है। वो कैसे? क्योंकि सर एक मॉलिक्यूल दरमियान में है, ओके, और चार इसके साइड पर हैं, और ये चार जो इसके साइड पर हैं इनको हम कुछ यूं तस्वर करें कि एक दरमियान में है और चार जो है वो साइड पर हैं, 1 2 3 और 4। और अगर हम इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाएं तो ये तकरीबन कुछ ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है जैसे हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते थे, और मैंने आपको ज्योमेट्रीज में 3D डायग्राम बहुत ज्यादा दिखाई है। तो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के तौर पर आ सकता है। ठीक है जी, तो यूं तस्वर करो या जैसे बना हुआ ऐसे भी देखो तो कोई मजाक का नहीं। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट में, दैट इज अमोनिया। यानी अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक तरफ नाइट्रोजन है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। पहले हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मिसाल से देखा था। तो अब देखो बिल्कुल आसान सी वही वाली बात जो मैंने आपसे कहा था कि मैं समझाऊंगा। अगर आप गौर से देखो तो यहां पर आपको एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन तो 3 है, और लेकिन सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन से अटैच हो पाया, यानी एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाया। व्हाई? क्योंकि नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक लोन पेयर होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये लोन पेयर यहां पर लिमिटिंग है और ये डिसाइड कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो ये अब आपने दिमाग में रखना है कि अमोनिया के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो जस्ट 1 होता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर नाइट्रोजन के पास 1 होता है। ठीक है, बाकी यहां से दूसरे मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, ना कि वाटर की तरह एक मॉलिक्यूल अपने नेबरिंग दूसरे 2 मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, या फिर 4 से भी कह सकते हो, लेकिन फिलहाल हम ऑन एवरेज बात करेंगे तो फिर 2 ही कहेंगे पानी में भी। अच्छा, फिर उसके बाद वो लिखता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकर देन वाटर। यानी इसका मतलब यही हुआ कि अगर वाटर को गिलास में, यानी वाटर के गिलास में अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखते हैं तो उसकी तादाद एक मॉलिक्यूल के हिसाब से डबल है। यानी 100 मॉलिक्यूल होंगे तो 200 हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आएंगे। अगर 50 मॉलिक्यूल होंगे तो 100 आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आएंगे। किसमें? पानी में। लेकिन जब आप अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करोगे तो 100 अगर मॉलिक्यूल होंगे तो 100 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, अगर 50 होंगे तो 50 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। इसका मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम है। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम है तो इसका मतलब यह है कि उनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी या हीट भी कम दरकार होगी। इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट जो है अमोनिया का वो कम है और वाटर का ज्यादा है। अमोनिया का खासा ही कम है। अमोनिया रूम टेम्परेचर पर चूंकि गैस होती है, इसलिए पहले हमें इसे ठंडा करके लिक्विफाई करना पड़ेगा, जिससे टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा, इससे भी कम हो जाएगा -33 से। और जब हम थोड़ा सा उसे गर्म करेंगे ताकि वो जो वो लिक्विड अमोनिया है बन गई है, या वो कह लो कि सॉलिड अमोनिया बन गई है, जब आप उसे बॉईल करोगे तो वो बहुत जल्दी बॉईल हो जाएगी, यानी बहुत लो टेम्परेचर पर ही। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में मौजूद जरूर है, लेकिन वाटर की निस्बत इसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये आपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये डिसाइड करेंगे ये फैक्टर्स कि आप बता सको कि कौन से मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी ताकतवर या कमजोर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम या ज्यादा है। ये हमारी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मौजूद हैं। अच्छा, अब चलते हैं आगे, और वो कहता है एक एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल में हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जाम्पल लेंगे। ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बस आपने ये कहना है कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, और दोनों मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से अटैच हैं कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन अपने नेबरिंग फ्लोरीन से अटैच है थ्रू द
लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर होना इस बात की अलामत है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच रीजन है, जबकि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन है। और तभी जब ये दो रीजन्स करीब आते हैं तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। तो यहां पर लिखता है इसमें 3 लोन पेयर्स होंगे। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये 3 लोन पेयर हैं, 1 2 3। तो बात ये है लोन पेयर अब ज्यादा है लेकिन हाइड्रोजन कम है। तो अभी अमोनिया वाली एग्जांपल में क्या था, लोन पेयर कम थे, हाइड्रोजन ज्यादा थे, तो फिर सिर्फ एक ही लोन पेयर बॉन्ड बना पाया। अब लोन पेयर ज्यादा हैं लेकिन नेबरिंग में हाइड्रोजन की मिकदार कम है, तो हाइड्रोजन की वजह से एक जो लिमिटिंग होगा वही डिसाइड करेगा दोनों फैक्टर्स में से कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे। अगर लोन पेयर कम है तो उसके हिसाब से हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद निकालोगे, और अगर हाइड्रोजन एटम्स कम है तो उसके हिसाब से निकालोगे। तो यहां पर लिखता है 3 लोन पेयर हैं यहां पर, लेकिन सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लिमिटेड टू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। और इस तरीके से एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है जी, ये मैंने यहां पर ऐसे करके बनाया, तो एक एक बनेगा, यानी आगे तक चल रहा है। फिर उसके बाद क्या है, द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ऑफ फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन द पीरियोडिक टेबल, दैट्स व्हाई ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच रीजन है। फिर उसके बाद लिखता है द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बता दिया क्यों स्ट्रॉन्ग, रीजन इसकी रीजन आ गई है। अब जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट का तो पता तब चलेगा जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कितना ज्यादा बॉन्डिंग मौजूद है। तो लिखता है 19.9 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो आपको बता रहा है पानी से तो कम है लेकिन अमोनिया से ज्यादा है, पानी से तो कम है लेकिन अमोनिया से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो अमोनिया जितने हैं, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन से ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हाइड्रोजन फ्लोराइड में बानिस्बत अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। ठीक है, अमोनिया से मुकाबला हो गया। इन सॉलिड, देखो अगर कोई आपसे कहता है कि इन तीनों में फैसला करो, यह बड़ा अहम सवाल है, किसके अंदर, कि पानी का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या अमोनिया का स्ट्रॉन्ग है या HF में फ्लोरीन की वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहां पर आपने एक बात नोट करनी है, वो क्या, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उससे कम ऑक्सीजन है और सबसे कम जो है वो नाइट्रोजन है। तो तरतीब तो होनी चाहिए कि सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होना चाहिए HF का, फिर वाटर का और फिर अमोनिया का, और ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन फिर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा क्यों आ गया है, ड्यू टू द नंबर ऑफ बॉन्ड। जैसे आप समझो ये 3 तिनके हैं हमारे पास, ठीक है, एक मोटा तिनका है, काना है, ऐसे कह लो, उसको तोड़ना जरा मुश्किल है। एक बारीक है, उसको तोड़ना आसान है। एक बिल्कुल ही बारीक है, जैसे तिनके का, जो झाड़ू के तिनके का आखिरी सिरा, वो और भी बारीक है। इस तरह से स्ट्रेंथ हो गई। लेकिन अगर सोचो वो जो बारीक वाला हिस्सा है तादाद में बढ़ जाए, यानी पूरी झाड़ू बन जाए, यानी एक झाड़ू को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू बांस। बांस तो एक बड़ा मोटा डंडा होता है, लेकिन अगर छोटे छोटे डंडे, कमजोर डंडे तादाद में बढ़ जाएं तो फिर क्या होगा, झाड़ू जैसे मजबूत हो जाएंगे। तो यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है बिकॉज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड, लेकिन HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर ही है। अगर आप एक बॉन्ड लो, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड HF का, एक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड लो वाटर का, एक हाइड्रोजन बॉन्ड लो अमोनिया का, तो तरतीब वही होगी जो मैंने यहां बताई है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। लेकिन चूंकि ये हम कंसीडर कर सकते हैं सिंगल, बट एक्चुअल जो चीज मौजूद होती है, पानी गिलास में भरा होगा, तो फिर हम उस पानी को एज अ होल उसका बॉइलिंग पॉइंट लेंगे, हम उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम तो नहीं कर सकते। तो इसलिए हम पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है जब वो नापते हैं वो 100 निकलता है ज्यादा, और जब HF का निकालते हैं तो वो 19.9 निकलता है, और जब अमोनिया का निकालते हैं तो -33 निकलता है। तो हम फिर उसी तरह जो उनकी नेचुरली अकरिंग जो फिजिकल स्टेट है उसी हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आखिर में लिखता है स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ट्रैप्स हाइड्रोजन। खुद सोचो अगर यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ फंस जाता है। एक तरफ तो वो कोवलेंट बॉन्ड से अटैच है और दूसरी तरफ वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। तो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान हाइड्रोजन एंट्रैप्ड है, यानी फंसा हुआ है, चाहे वाटर में देखो चाहे अमोनिया में। तो हाइड्रोजन का ट्रैप हो जाना, तो लिखता है अब ये डिसाइड करेगा कि अगर हाइड्रोजन को निकालना आसान है,
किसी भी मॉलिक्यूल से, तो वो एक अच्छा एसिड है। और अगर हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल है तो वो अच्छा एसिड नहीं है, क्योंकि अच्छे एसिड या स्ट्रॉन्गर एसिड की डेफिनेशन है a species which has a tendency to donate hydrogen ion more easily. The species या acid which has lesser tendency to give hydrogen ion than in the water, then it is called weaker acid. तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी मेजर की जा सकती है कि हाइड्रोजन देना किसके लिए आसान होगा। फिलहाल हम ये कहते हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ट्रैप हाइड्रोजन, एक्सप्लेनिंग HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड्स यूजुअली लो एसिडिक। क्यों? क्योंकि यहां पर दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने हाइड्रोजन को जकड़ा हुआ है कंपेयर टू द HCl, HBr और HI। तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग किसमें पाई जाएगी? तो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग पाई जाएगी HF में, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। और सबसे वीकेस्ट एसिड होगा ये। क्यों? Because hydrogen is trapped. It will not give the hydrogen ion in the water. It means that the species which don't donate hydrogen ion easily is not a stronger acid. So HF is the weakest acid as compared to HCl, HBr and HI, और वाइस वर्सा। देखो HI को गौर से देखो, अगर HI के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है ऐसे बॉन्ड, सबसे कमजोर बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की थी, फिर ब्रोमीन की कम हो गई, आयोडीन की सबसे कम हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है आयोडीन, दैट्स व्हाई ये हाइड्रोजन को ज्यादा स्ट्रांगली ट्रैप नहीं कर सकता एंड हाइड्रोजन का निकलना आसान होगा। तो हाइड्रोजन का निकलना चूंकि इजी है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो ये भी आपके पास सवाल है कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो आमतौर पर ये सवाल दो चीजों के दरमियान आता है, HF और HI के दरमियान। तो आप कहेंगे HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड विच वन हैज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग या इंटरमोलेक्युलर फोर्स HF, विच वन हैज हाइड्रोजन बॉन्ड HF। HI के अंदर नहीं है, HI के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स पाई जाएगी। और HI बॉन्ड तो इतना ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रखता है कि अगर आप इसको ऑलमोस्ट वेरी लो पोलर कहो या कहो कि नॉन पोलर तस्वीर करो तो भी किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि HI के मॉलिक्यूल ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड नहीं है इन केस ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्स। लेकिन यहां पर एक चीज और भी है जो हमारी बुक ने फिलहाल यहां डिस्कस नहीं की है, और वो है साइज। जितना बड़ा साइज हो जाता है वो साइज क्या करता है, ज्यादा पोलराइजेबिलिटी क्रिएट करता है, और जितना पोलराइजेबल हो जाता है कोई मॉलिक्यूल वो एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड भी बनाता है। ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इन केस ऑफ क्या कहोगे, इंटरमोलेक्युलर फोर्स के तौर पे लोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तौर पर नहीं, क्योंकि HI हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। तो आप यूं कह लो HF का बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट है। ये मैं हाइड्रोजन बॉन्ड का या इंटरमोलेक्युलर फोर्स का जिक्र नहीं कर रहा। HI का ये वाला बॉन्ड तोड़ना इजी है, आसान है। क्यों? क्योंकि कमजोर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, पोलराइजेबिलिटी यहां पर देखी जाए तो क्या है, कम है। ये मैं आपको बता रहा हूं इंट्रा एटॉमिक फोर्स, कोवलेंट फोर्स के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा सा जरा लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं इसको जरा सम अप करता हूं ताकि आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे मजीद बताऊंगा। अब इससे होता ये है कि जो HF का जो मॉलिक्यूल है ये इटसेल्फ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इटसेल्फ, क्योंकि अंदर जो बॉन्ड है कोवलेंट वो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये मैं जिक्र अब इंटरमोलेक्युलर फोर्स का नहीं कर रहा, उसके साथ आपने इसे कंपेयर नहीं करना, वो एक अलग चीज है। अब ये चीज यहां पर देखो तो इसका मतलब आपने कहना है कि ये बॉन्ड ज्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन अगर हम पोलैरिटी का जिक्र करें तो फिर पोलर ज्यादा कौन सा होगा? देखो आयोडीन है ना, आयोडीन एक बड़ा एटम है, ज्यादा शेल है इसके अंदर, तो ज्यादा शेल हो जाने की वजह से मॉलिक्यूल की जो डिस्टॉर्शन है वो यहां पर ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी बन सकती है। तो यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि सर आप क्या समझाना चाहते हैं? देखो मैं दो फैक्टर्स का जिक्र कर रहा हूं। अगर एक ये मॉलिक्यूल है HF का और उसके सामने एक और HF का मॉलिक्यूल आ जाता है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है और इनके दरमियान बॉन्डिंग है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या कर रहा है, इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा रहा है, स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, ऐसे कह लो। और HI के सामने अगर HI का मॉलिक्यूल आ जाए तो फिर क्या होगा? तो भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा एज कंपेयर टू जो दरमियान में रह गए हैं, यानी HCl और HBr। इसकी वजह आयोडीन का एक बड़ा साइज है और बड़ा साइज इसको मोर पोलराइजेबल बनाता है।
अब थोड़ा सा समझ नहीं आई बात की, इसको इधर समझते हैं कुछ इस तरीके से कि आप इस ग्राफ को देखो। देखो इस ग्राफ में अगर गौर से देखा जाए तो ये आपके पास एक ग्राफ है, यानी एच एफ शो कर रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा। अच्छा इसके बिल्कुल सामने आ जाओ, थोड़ा सा नीचे, तो ये आपके पास क्या आ गया, एच आई। इसका मतलब है एच आई और एच एफ थोड़े से स्ट्रॉन्गर हैं बानिस्बत किसके, एच सी एल और एच बी आर के। यानी अब जो दो बातें हैं मैंने कहीं समझ में आएगी कि एच एफ का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, और एच आई का इसलिए ज्यादा है एज कंपेयर टू मिडल वंस के उसकी साइज, आयोडीन का साइज ये डिसाइड कर रहा है कि मोर पोलराइजेबल, मोर डिस्टॉर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, इसलिए मॉलिक्यूल्स का आपस में अट्रैक्ट होना ज्यादा ताकतवर है। देखो ये आपके पास रूम टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट लिक्विड है जबकि ये बाकी सारी गैसेज हैं, ठीक है। फिर इन्हें हम पानी में मिक्स करते हैं तो ये HCl, आपने सुना होगा HCl एसिड है, आपने कभी लिक्विड में देख लिया हो, तो ये बेसिकली इसकी फॉर्म रूम टेम्परेचर पर गैस है लेकिन ये पानी में अच्छा मिक्स हो जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, तो वो HCl का सोल्यूशन हो जाता है, या कह लो वो एक डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता अगर पानी की मिकदार ज्यादा डाली जाए। बहरहाल ये फिर हम कहीं और निकल जाएंगे, लेकिन आपको समझ आ गई कि अगर HF का जिक्र करें या HI का, तो दोनों के अंदर जो फैक्टर हैं वो डिफरेंट हैं, विच मेक्स देयर हाइड्रोजन बॉन्ड, विच मेक्स देयर बॉइलिंग पॉइंट मोर स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप HF और वाटर के दरमियान बात देखो तो जो समझाकर में आया था वही चीज आप यहां देख रहे हो। बेशक इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन HF एज कंपेयर टू द वाटर इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड का एक बॉन्ड के साथ, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का एक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अगर मवाजना करें। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है। तो ये ग्राफ आपको ये भी सिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां देखा जाए तो ट्रेंड नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है कि जब हम H, देखो बेटा ये आपके पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टिलेरियम है, पोलोनियम है, इन सब के साथ आप वाटर H लगा दो, H2 तो ये बन जाएंगे हाइड्राइड्स। तो यही हाइड्राइड यहां पर लिखे हैं। तो इन हाइड्राइड में सिर्फ पहले को छोड़कर, यानी ऑक्सीजन को छोड़कर, सल्फर, सिलीनियम, टिलेरियम का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। इस तरह इस वाले ग्रुप में, यानी फ्लोरीन वाले ग्रुप में या 17 ग्रुप में, फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सब में नॉर्मल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फिर ये दोनों एबनॉर्मल क्यों हैं अपने अपने ग्रुप में? तो रीजन है बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो अपने हाइड्राइड्स की शक्ल में, यानी H के साथ लगा तो हाइड्राइड बोलेंगे, अपने हाइड्राइड्स की शक्ल में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। तो बकिया जो हैं वो नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते, बकिया जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते वो तो नॉर्मल ट्रेंड के साथ इंक्रीज करते हैं अपना बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन हाइड्राइड्स। ये ना कह देना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनके बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये यूं कह सकते हैं फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स। और अगर यूं कहो कि हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन तो और भी अच्छा होगा। तो ये थोड़े थोड़े से आगे चलकर आपको फास्ट कहने आ जाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम खुद लिखने के काबिल हो जाते हैं, तो आप लोग जब खुद लिखते हो तो एग्जाम में ये लिखाते हो, बजाय ये कहने के कि हाइड्राइड ऑफ फ्लोरीन, आप कहते हो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का अलग ट्रेंड है जबकि इनके हाइड्राइड्स का अलग ट्रेंड है। तो ये थोड़ा सा अगर आपने लफ्ज गलत कर दिया, हाइड्राइड ऑफ फ्लोरीन ना लिखा, जस्ट फ्लोरीन लिखा, तो बात गलत हो जाएगी। तो ये दोनों का एबनॉर्मल ट्रेंड भी यहां पर एक क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो क्या कहोगे कि the number of hydrogen bond are more in the water, that's why water shows more boiling point as compared to, या higher boiling point as compared to hydrogen fluoride। ठीक है जी। तो ये ग्राफ ये बाकी हमारी बातों को समझा रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। ठीक है जी। ये सारा का सारा डिस्कशन इसलिए जरूरी था क्योंकि ये वो पोर्शन है जहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, जहां से आपको ज्यादा बताना होगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन ये है, राइट डाउन द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब पानी की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या किरदार है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पर पहले नंबर पर आता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन वाटर्स प्रॉपर्टी। नंबर 1, स्ट्रक्चर एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस। हम जब बर्फ को देखते हैं तो हम एक बात नोट करते हैं कि बर्फ हमेशा पानी पर तैर रही होती है,
और हत्ता के ऐसा भी होता है कि पूरा एक ब्लैंकेट बन जाता है बर्फ का पानी के ऊपर। उससे क्या फायदा होता है? ये तो फायदा ही होता है कि मछलियां जिंदा रहती हैं, पूरा का पूरा समंदर नहीं जमता, बल्कि ऊपर का हिस्सा जमता है और बाकी समुद्री हयात यहाँ पर अपनी जिंदगियां बरकरार रख सकती हैं, या कह लो कि वो सस्टेन कर सकती हैं। सर्वाइवल इसी वजह से है, किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर। अगर ऐसा ना होता तो फिर पानी जमता पूरा का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक। तो ये थोड़ा सा आपने याद करना है। तो यहाँ पे लिखता है वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने अभी बताया टेट्राहीड्रल कैसे होता है, विद टू लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये वाली बात हम कर रहे हैं। ऑन फ्रीजिंग, जब ये फ्रीज करता है तो फिर क्रिएट्स एम्प्टी स्पेसेस मेकिंग द आइस 9% लेस डेंस देन द लिक्विड वाटर। अंडरलाइन कर लो, ये आपका एमसीक्यू भी है। थोड़ा समझा देता हूं अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है। देखो खुद सोचो, जब पानी पानी की शक्ल में होगा यानी कि लिक्विड फॉर्म में होगा तो मॉलिक्यूल उसके एक रैंडम मोशन में होंगे, कोई आगे कोई पीछे, कोई दाएं बाएं, कोई दूर कोई करीब, ठीक है, इस तरह से होंगे। लेकिन जब पानी के मॉलिक्यूल आइस की शक्ल में फ्रीज होने जाएंगे तो उनको अपना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मेंटेन करना होगा। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में इस तरह से उसको एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनानी होगी, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए इसको दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस होंगी। इन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से जब भी बर्फ जमती है वो अपनी लिक्विड वाटर की निस्बत ज्यादा जगह घेरती है। यही बात आपने अपने फ्रिज में देखी होगी। अगर आप एक बर्तन में पानी भरकर आइस बनाने के लिए रखते हैं तो आप गौर किया होगा या आप कर लीजिएगा कि पानी कम रखते हैं लेकिन आइस थोड़ी ज्यादा बनती है। आइस कितनी ज्यादा बनती है? 9% मोर बनती है, क्योंकि उसमें 9% मोर स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। तो 9% अगर क्या होगा, वो फैल रही है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम 9% बढ़ रहा है तो डेंसिटी 9% कम हो रही है। ठीक है, तो यही उसने कहा है कि आइस 9% लेस डेंस होती है देन द लिक्विड वाटर, यानी कि वो 9% हल्की होती है देन द लिक्विड वाटर। अब जो चीज भारी है वो नीचे रहेगी और जो चीज हल्की यानी बर्फ वो ऊपर आ जाएगी। इस तरीके से आप ये कहोगे कि आइस ऑलवेज फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है जी, तो ये लिखते हैं आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, क्वेश्चन मार्क डाल लो। इसका मतलब ये है कि यहां पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया है, क्या? कि क्यों बर्फ पानी पर तैरती है। तो ये आप जवाब दोगे, जवाब वही है जिसमें मैंने कहा कि व्हेन liquid water freezes, it becomes ice. It occupies 9% more space. That's why its density becomes less, and less dense substance floats over the more dense liquid water. ठीक है, या कह लो लिक्विड ही कह लो। तो इसका मतलब है ये मैंने जनरली बोला है, लेकिन आप इसको स्पेसिफिकली बोलो। आप ये कहो कि आइस इज 9% less dense as compared to the water, that's why it floats on the water। ठीक है जी, तो ये आप खुद अपने अल्फाज में लिखो तो भी ठीक। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर फॉर्मिंग एन इंसुलेटिंग लेयर। अब जब बर्फ ऊपर की तरफ आ जाएगी, जैसे आप यहां समझो कि बर्फ अगर ऊपर की तरफ आ जाएगी और बन जाएगी, अब नीचे का पानी क्या कर रहा है? नीचे का पानी भी ठंडा हो सकता है, लेकिन इशू ये होता है कि देखो सपोज करो कि सारा का सारा समंदर पानी से ढक जाए तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो नीचे का वाटर है उसकी हरारत को ऊपर जाना है, क्योंकि ऊपर ठंड ज्यादा है ना, सर्दियां आ गई हैं और पानी की हरारत ज्यादा है, तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। और यही तो हुआ, ऊपर की सतह के साथ यही तो हुआ, इसलिए ऊपर जगह का टेम्परेचर गिर गया और वो बर्फ बन गई। लेकिन बर्फ क्या होती है? बर्फ होती है इंसुलेटर। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि नीचे वाली हरारत जब ऊपर आने की कोशिश करेगी तो ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये इंसुलेटर है, और इस वजह से वो जो नीचे का पानी है उसका मजीद टेम्परेचर नहीं गिरेगा, मतलब माइनसेस में या जीरो में नहीं जाएगा। दैट्स वाई वो लिक्विड ही रहेगा और ऊपर जो है वो आइस ही रहेगी। और यही वजह है कि मछलियां अपनी जिंदगियां पानी में उस वक्त भी सस्टेन कर सकती हैं जब कंप्लीट ब्लैंकेट ऑफ आइस बन जाता है। तो यही बात यहां पे लिखी, कहता है द आइस ब्लैंकेट कवर्स द वाटर सरफेस ड्यू टू द लो डेंसिटी एंड वाटर बीनीथ, और पानी जो नीचे है इंसुलेटेड फ्रॉम द एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट से थोड़ा सा दूर हो गया। मतलब ऊपर के एनवायरमेंट से नीचे का पानी का एनवायरमेंट मुख्तलिफ हो गया। ऊपर बेशक जितनी मर्जी ठंड हो जाए, नीचे का जो होगा वो टेम्परेट रीजन रहेगा, इतना रहेगा कि जिसमें
मछलियां सर्वाइव कर सकती है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा मजीद इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, ये भी ठीक है, एंड हाउ द मैरीन लाइफ एग्जिस्ट इवन इन द ब्लैंकेट ऑफ आइस। ठीक है जी, तो ये इस तरह से मिलते जुलते अल्फाज दिए जा सकते हैं और आपने मुकम्मल करना है। अब ये देखो, ये आइस का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया है, यानी पानी के मॉलिक्यूल जब बहुत सारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं और जुड़ते चले जाते हैं और एक बड़ा सारा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर आपको ऐसे करके दिखता है। ठीक है जी, तो फिलहाल इसकी बनाने की जरूरत नहीं है, बस वो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर हमारी बुक ने कुछ डेटा दिया है, डेटा आप अच्छी तरह कर लो। डेटा क्या दिया है कि देखो, एक वाटर का ऑक्सीजन और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के दरमियान का टोटल फासला 2.8 एंगस्ट्रॉम है। ये आपका एमसीक्यू बन जाएगा। इस तरह एक ऑक्सीजन, वाटर का ऑक्सीजन और नेबरिंग वाटर के हाइड्रोजन के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो 1.8 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है। और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है। तो कोवलेंट बॉन्ड की लेंथ कम है, बताया था आपको मैंने, अगर लेंथ कम होगी तो फिर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये वाला बॉन्ड जो छोटा है वो स्ट्रॉन्गर है, और जो बॉन्ड लेंथ बड़ा रखने वाला बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीकर है। तो जब भी आप पानी को गर्म करोगे तो पहले कमजोर ताकतें यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी, और फिर टूटने पर मॉलिक्यूल आजाद हो जाएंगे और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वेपोराइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये जो डेटा है ये आपने याद कर लेना, ये पिछली किताबों में नहीं था, अब आया है, इसलिए इसको जरा अच्छी तरह रखिएगा। बाकी ये जो स्ट्रक्चर है इसको इस तरह बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं आपको फिर अगर जरूरत पड़ेगी आने वाले वक्तों में मैं इंशाल्लाह आपके लिए कुछ जैसे जब टेस्ट तैयार करेंगे तो फिर वहां पर इस चीज को मेंशन कर देंगे। तो फिलहाल अभी इसको इसी तरह रहने दें। हाँ, पिछली बुक अगर आपके पास पड़ी है तो वहां से आप बना लें, वो भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है, बट वो दिखने में ज्यादा आसान है, वो आप बना सकोगे। या मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड अपना पुराना टॉपिक को शेयर कर दूंगा जिसमें डायग्राम बनी होगी, तो आप बना लीजिएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं हाई हीट कैपेसिटी। अब ये क्या है, ये एक और फैक्टर है। देखो एक बात सुनो, अगर हम एक बर्तन को गर्म करना शुरू करें, खाली बर्तन को, तो आप कुछ देर के बाद ही देखेंगे कि वो बर्तन बहुत शदीद गर्म हो गया है, उसका टेम्परेचर बड़ी तेजी से बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप उसी बर्तन में पानी रखकर गर्म करो और उतनी देर ही गर्म करो जितना उसको आपने गर्म किया था, तो आप देखोगे कि इसके पानी के होने पर बर्तन का टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि यहाँ वो इंतहाई गर्म हो गया था, जबकि यहाँ पर वो थोड़ा बहुत गर्म होगा। क्यों? क्योंकि जो हीट आप दे रहे हो वो बर्तन से तो गुजर रही है, या बर्तन पहले गर्म होता है लेकिन वो हीट पानी ले जाता है, और पानी के पास हीट को अब्सॉर्ब या रखने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है। दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, यानी पानी कितना देर तक गर्म होगा, कितनी हीट लेगा कि उसके बाद उसमें कोई फिजिकल चेंज आए, यानी वो बॉयल हो जाए या वेपोराइज हो जाए। वैसे वेपोराइज करने से बेहतर है बॉयल कहें। वेपोराइजेशन और बॉइलिंग में थोड़ा डिफरेंस है, दिखने में सेम लगता है बाज़ औक़ात, लेकिन इनमें डिफरेंस भी है, यानी सिमिलरिटी भी डिफरेंस भी है। तो वहां हम डिस्कस करेंगे जब टॉपिक आएगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि पानी का वो टेम्परेचर लेना उस वक्त तक कि जब तक वो बॉयल ना हो जाए, वो हीट की मकदार उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है, जो काफी ज्यादा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अल्कोहल रखो यानी इधर, तो फौरन उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये भी क्या कहते हैं, बर्तन जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर शहद रखो तो हो सकता है कि काफी देर के बाद आपको वो यानी पानी से ज्यादा हीट कैपेसिटी हो जाए उसकी। अच्छा बहरहाल, नेक्स्ट चलो आगे। वो नेक्स्ट कहता है एनॉर्मलस हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। एनॉर्मलस का मतलब होता है हटकर, यानी नॉर्मल ट्रेंड से हटकर। ये बात मैं पहले समझा आया हूं, मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट के एतबार से बताई थी हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन में। जबकि यहां पर हमारे पास यानी वो जो हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन था ना, हैलोजन 17 ग्रुप का हिस्सा है, जबकि ऑक्सीजन 16 ग्रुप का हिस्सा है। तो बुक ने हमें 16 वाला ग्राफ दिया, ग्राफ वही है, यानी ये नॉर्मल ट्रेंड है, इंक्रीज कर रहा है। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेरियम, पोलोनियम। तो वाटर क्यों अलग हो गया है अपने बाकियों से, वजह बताया आया हूं, क्योंकि हाइड्रोजन इज द ओनली वन विच फॉर्म्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है जी, यहाँ दोनों ग्राफ तकरीबन मिलते जुलते हैं, आपको ये बहुत ज्यादा कोशिश करनी है जैसे ही बनाएं। लेकिन यहां पर देखो, यहाँ लिखा है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइज होने। अगर आपके पास सपोज करो, यहाँ पे हम लेते हैं कुछ बात
ये आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड को आप क्या करते हो, गर्म करने की कोशिश करते हो। जब आप इसे हीट देते हो, सपोज करो ये एक यूनिट मास रखता है, 1 मोल है, 18 ग्राम है। आप क्या कर रहे हो, इसको इतनी हीट दे रहे हो कि वो सारा का सारा मास या लिक्विड क्या हो जाए, वेपोराइज हो जाए। तो दी जाने वाली हरारत का नाम होगा हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन को आपने यहां से समझा, लेकिन अगर इस हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम ग्राफ से समझें तो ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ की कहता है कि देखो, वाटर शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई ये जो दोनों ग्राफ हैं, चाहे वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन या इसको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी बोल सकते हैं, और चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ हो, वो दोनों सेम आ रहे हैं, जो इस बात की अलामत है कि हाइड्रोजन जब वो वाटर के साथ मिले, पानी बनाए, और पानी के मॉलिक्यूल से जुड़ जाएं, चाहे इधर कह लो चाहे आप उधर कह लो, तो दोनों सूरतों में ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करते हैं, चाहे उसने बॉयल होना हो चाहे उसने वेपोराइज होना हो। तो इसलिए दोनों ग्राफ आपको काफी हद तक सेम नजर आते हैं। अब चलो उससे आगे, और वो कहता है दिस एक्सप्लेन्स वाटर्स अनयूजुअल हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स द वाटर मोर strengthful and it is difficult to boil it, ठीक है, it requires more heat, that's why more boiling point या higher boiling point। अच्छा, नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन क्या होती है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखो, सरफेस टेंशन को इस वाली पिक्चर से समझो। ये क्या कहता है, ये कहता है देखो, ये जो आपके पास है ना वाटर ड्रॉपलेट, ये ड्रॉप क्यों आ रहे हैं, ये पानी के ड्रॉप बनते ही क्यों हैं। तो सवाल यूं समझो कि देखो, एक मैं ऐसा करता हूं, चाहे आप इसे पानी को, ये है गुटेशन का अमल, यानी जो आपके पास पत्ता है, इन पत्तों से पानी बाहर निकलता है। एक अपना शबनम के कतरे, वो नमी की वजह से होते हैं, ठीक है, सर्दियों में, ये गर्मियों में भी हो जाता है अगर पानी बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हो। थोड़ा सा जूम करके देखें तो समझ में आएगा। अब देखो क्या तरीकाकार है, ये ड्रॉप्स क्यों बन रहे हैं। एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, तीसरा मॉलिक्यूल भी जुड़ा है। जब एक मॉलिक्यूल ऊपर जाने की कोशिश करता है तो क्या होता है, होता यह है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल, तीसरे मॉलिक्यूल, चौथे मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद एक समझ लो सरफेस बन जाती है। ये सरफेस, अगर पानी मिसाल तौर पर एक टैप से, टूटी से आ रहा है, तो वो गोल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो यहाँ है वो गिरने से पहले साथ वाले मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, और वो अपने साथ वाले मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं, और वो उनसे जुड़े हुए हैं। तो जब तक एक खास वजन नहीं बन जाता इन मॉलिक्यूल्स का, यानी इस ड्रॉप का, वो उस वक्त तक गिरता नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी एक पानी के ऊपर सरफेस, यानी पानी की सरफेस आ गई है। ये टॉपिक हमारे पास आगे चलकर तफसील से है, वहां पर जाके मैं आपको डीपर कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो बात यह है कि सरफेस टेंशन, जिसको हम क्या कहते हैं, डाउनवर्ड पुल। डाउनवर्ड पुल से मुराद क्या लोगे, से मुराद ये लोगे कि ये सपोज करो आपके पास, मैं इसे बड़ा कर रहा हूं, अब ये सोचो कि ऊपर वाला जो पानी का मॉलिक्यूल है वो नीचे वाले पानी के मॉलिक्यूल से खिंच रहा है, यानी डाउनवर्ड पुल है। इस तरह इसके साथ वाला भी नीचे की जानिब है, और इसके नीचे साथ वाला भी। इस तरह से मुकम्मल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़कर यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जहां पर होंगे वहां पर ये कतरा ज्यादा मोटा होगा, और जहां पे मॉलिक्यूल की तादाद कम होगी, यानी कि साइड्स पर, वहां ये थोड़ा सा पतला भी हो सकता है। तो बात ये है, यानी ये नहीं कह रहे फ्लैट होगा, बस ये कह रहे हैं कि पानी जो है वो ऐसे गोल है, तो साइड्स में दरमियान में मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा है और साइडों पे थोड़ी सी कम है। तो अगर आपको ये बात समझ नहीं भी आ रही, बस ये समझें कि हर मॉलिक्यूल को अंदर वाले मॉलिक्यूल खींच रहे हैं। दैट्स व्हाई हमने इस एतबार से डाउनवर्ड पुल कहा। अगर इनवर्ड पुल भी कहेंगे तो भी बात दुरुस्त है। अच्छा, अब इससे क्या पता चला, वो कहता है डाउनवर्ड पुल एट द वाटर सरफेस caused by हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मॉलिक्यूल से क्यों जुड़ा है, क्यों खींच रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। मेकिंग द सरफेस स्ट्रेच्ड, सरफेस तन जाएगी, सख्त हो जाएगी, और ये एक तना हुआ हिस्सा ही क्या कहलाएगा, सरफेस। सरफेस किसकी, पानी की। तो वाटर सरफेस, लिक्विड सरफेस, या ये जो तनाव है इसको टेंशन भी बोल सकते हैं, तो हम कहेंगे सरफेस टेंशन। अच्छा, ये फिलहाल मैंने कुछ थोड़ा जिक्र किया, कुछ इंशाल्लाह फिर मजीद आगे चल के करेंगे। तो वो कहता है सरफेस टेंशन का बनना पानी पर क्या है, वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता है
फिर इससे क्या होगा, इससे बड़े फायदे होंगे, आगे चल के जिक्र करेंगे। अगर आप पानी के ऊपर तैर सकते हैं, पानी चीज़ों को अपने ऊपर सवार सकता है, जैसे कि आप जहाज़ को देखो, जो बहरी जहाज़ होते हैं, तो वो इसके ऊपर चलते हैं, तो सरफेस टेंशन वहाँ पे एक अहम किरदार अदा करती है। अच्छा चलें, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी एक लिक्विड है उसके फ्लोइंग की रेजिस्टेंस, कितना मुश्किल से बहता है। जैसे अगर आप यहाँ देखो, पानी बहुत आसानी से बह सकता है एज कंपेयर टू ऑयल थोड़ा गाढ़ा होता है, और हनी और मुश्किल से बहता है। तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी हनी की हुई, और ऑयल की उससे कम, और पानी की उससे कम विस्कोसिटी हुई, ठीक है जी। और अगर अल्कोहल आएगा तो वो और भी कम हो जाएगी। तो लिखता है यहाँ पर विस्कोसिटी के बारे में, कहते हैं मैनी लिक्विड, जैसे कि हेक्सेन, एथेनॉल। हेक्सेन मुकम्मल तौर पर हाइड्रोकार्बन है और एथेनॉल अल्कोहल है, ठीक है। तो उसमें वो क्या कहता है कि हेक्सेन की विस्कोसिटी कम और एथेनॉल की विस्कोसिटी ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? जो हेक्सेन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, और उसके अंदर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस स्ट्रांग नहीं होती हैं, जबकि एथेनॉल अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो दैट्स वाई इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंटरमोलेक्युलर फोर्स है वो स्ट्रांग है। तो यही बात कह रहा है, बिकॉज स्ट्रांग एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट हनी इज द वन ऑफ द मोस्ट विस्कस लिक्विड। जबकि इनके एतबार से अगर हम हनी को देखें तो वो सबसे ज्यादा विस्कस नजर आता है। किन किन के एतबार से? वाटर, एथेनॉल और हनी, ठीक है। मैंने फिलहाल यहाँ पे ऑयल भी आपको दिखाया है। तो अल्कोहल्स कैन हाइड्रोजन बॉन्ड बट लेस स्ट्रांगली देन द वाटर। चूंकि अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर है, इसलिए इसकी विस्कोसिटी कम है, यानी बहना आसान है। और वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ताकतवर है, इसलिए बहना मुश्किल है। अगर मैं आपको दोबारा ये दिखाऊं कि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पानी की बजाय अल्कोहल के ड्रॉप होते तो वो फौरन गिर जाते। अल्कोहल या आपके घर में सिपरिट हो, जब आप उसको उंडेलते हो तो वो ऐसे ड्रॉप वाइज गिरने की बजाय शीशी के साथ साथ, यानी यहां से होती हुई नीचे वापस आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो क्या होता है, मॉलिक्यूल जो एक निकलता है वही आगे चला जाता है, दूसरा उसके पीछे आ जाता है, तीसरा उसके साथ, बजाय इसके पकड़ के रख के एक ड्रॉप बनाए वो साथ साथ ही आ जाते हैं। तो ऐसे कभी आप फील करोगे कि लिक्विड्स बहते अजीब तरीके से हैं, उसकी वजह उसकी विस्कोसिटी है। अच्छा, अब चलते हैं क्विक चेक की तरफ। ये 5.3 क्विक चेक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने आंसर लिख दिए हैं, कुछ मैं आपको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। कैन द CHF3, यानी कि इसे आप पढ़ते हैं ना क्लोरोफॉर्म, ये फ्लोरोफॉर्म है। तो लिखता है मॉलिक्यूल्स मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या ये बनाता है? एक्सप्लेन व्हाई, क्यों बनाता है, या नहीं बनाता तो क्यों नहीं बनाता। ये आपके पास एक सिंपल सा सवाल है। तो CHF3 कहता है नो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। इसकी वजह फ्लोरीन का स्मॉलर साइज है। अब होता यह है कि फ्लोरीन बेशक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन जुड़ा है कार्बन से और कार्बन जुड़ा है हाइड्रोजन से, यानी हाइड्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन। अब इन दोनों के दरमियान की बात आ रही है। वो क्या बात कह रहा है? वो कह रहा है कि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिप्राइव्ड नहीं होता जितना के उसको होना चाहिए, यानी जितना उसको पॉजिटिव होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। दैट्स वाई जो बॉन्ड है इनके दरमियान वो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ताकतवर नहीं होगा। हाँ, डायपोल डायपोल फोर्स जरूर होगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी मैंने एक चीज और भी लिखी है, ये थोड़ा सा पिछली बुक में था। तो CHCl3 क्या बनाता है? देखो ना, सेम है ना, CHF3 और ये CHCl3। तो इन दोनों में तो सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन का फर्क है। क्लोरीन का मॉलिक्यूल बड़ा होता है फ्लोरीन से, तो क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूल को ज्यादा पोलराइजेबल बनाता है। जैसे मैंने आयोडीन की शक्ल में समझाया था आपको, उस मोर पोलराइजेबिलिटी की वजह से यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। फिलहाल क्वेश्चन नहीं है बुक का CHCl3 क्लोरोफॉर्म के बारे में, लेकिन मैंने थोड़ा सा कंपेयर कर दिया है ताकि आपको पता चले कि ये बना सकता है और ये नहीं बना सकता। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, शो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल। तो देखो भाई, एथेनॉल का सिंपल फार्मूला CH3CH2OH होता है। तो इसको थोड़ा सा हमने ऐसे करके बनाना है, जैसे कि मैंने बनाया है। देखो, ये आपके पास CH3CH2 या CH2CH3 को मिलाकर आप C2H5 लिख सकते हो, OH, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल। तो H और O के दरमियान आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है। यस, ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और अगर आप चाहो तो उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, इसी चीज को लिख दो।
और आपका काम चल जाएगा, ठीक है। वरना आपसे तो शो करने को कहा है, बताओ, तो हम बता दें, हमने दिखा दिया। इसके बाद लिखता है डिस्क्राइब विच फोर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से लिखो। देखो इसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गर फोर्स है वो है ये वाली, जिसको हम कहते हैं पीडीपीडी, या उससे ज्यादा ताकतवर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, और जिसमें परमानेंट डाइपोल फोर्स है वो उसका कम, और सबसे कम जो है वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस रखने वाले मॉलिक्यूल का होता है। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया। CH3 CH2 CH3 जो कि प्रोपेन कहलाता है और नॉन पोलर है, और नॉन पोलर में सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। ये अल्कोहल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हैं। याद रखो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हर तरह के मॉलिक्यूल में पाई जाती हैं। और क्लोरो इथेन जो है, या फिर आप कह सकते हो इथाइल क्लोराइड, इसमें परमानेंट डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं, और साथ साथ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस तो हर जगह पर या हर किस्म के मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑर्डर भी लिख दिया है और इसमें बॉन्डिंग भी बता दी है। इसके बाद चलते हैं द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इन ईच। ये हमारे पास कुछ पेयर्स दिए गए हैं, उन पेयर के अंदर हम देख रहे हैं, जैसे कि देखो एक पेयर है CH3 मतलब इथेन और मैथनॉल का। इसमें मैथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती, और ये छोटा मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम और इसका ज्यादा है, और डिफरेंस काफी ज्यादा आ रहा है। यानी एक बिल्कुल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से जुड़ता है जो कि बहुत कमजोर ताकतें हैं, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड रखने वाला है। तो चूंकि जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड रखेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होगा उसकी निस्बत जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रखता और इवन के नॉन पोलर है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा ग्रेट आया। अच्छा, इसके बाद अगला देखो, आगे भी यही है। ये आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और ये आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन फर्क यह है कि पहले की निस्बत कार्बन की तादाद बढ़ गई है, यानी बड़े मॉलिक्यूल है। जो बड़े मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने आपको क्लोरीन वाली मिसाल यानी सॉरी आयोडीन वाली मिसाल दी थी हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो बड़े मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। अब यहां पर भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, लेकिन ऊपर वाले छोटे मॉलिक्यूल की निस्बत ये ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा, ज्यादा पोलराइज होगा और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा एज कंपेयर टू द स्मॉलर वन। तो अब वही बात ऊपर वाली है, लेकिन यहां पर छोटे मॉलिक्यूल, यहां पे बड़े मॉलिक्यूल मोर पोलराइजेबिलिटी, इसलिए अब जो इसके साथ का डिफरेंस है वो कम आएगा। और ये बता रहा है कम डिफरेंस जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल में पाया जाता है और स्मॉलर मॉलिक्यूल में डिफरेंस जो है वो बड़ा पाया जाता है, अगर एक पोलर और एक नॉन पोलर, एक बहुत कमजोर ताकत रखने वाला और एक बहुत ज्यादा ताकत रखने वाले के दरमियान बहस हो तो। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने इन दोनों को लिख दिया, इसको भी पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह ये भी आपको आ जाएगा। लास्ट आता है जी मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनोइक एसिड, जो होता है वो दो तरह से देखने को मिलता है। जब वो अपनी प्योर फॉर्म में होता है तो इस तरह दिखता है, एक ये मॉलिक्यूल है एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड का, और एक ये वाला है, और दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, दो मॉलिक्यूल मिलकर रहते हैं, इसको कहते हैं डाइमर। तो डाइमर जो है वो पाया जाता है अगर प्योर फॉर्म में आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में या बीकर में एथेनोइक एसिड मौजूद हो। लेकिन जब आप उसी एथेनोइक एसिड को वाटर में डाल देते हो तो क्या होता है, तो एक एथेनोइक एसिड को वाटर के मॉलिक्यूल डिफरेंट जगहों से घेरते हैं। तो देखो भाई, एथेनोइक एसिड का ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एथेनोइक एसिड का OH का H भी बना रहा है और O भी बना रहा है, यानी इसका मतलब है कि अब डाइमर सिचुएशन नहीं रही। यही चीज आपने लिखनी है कि वो वाटर में कैसे दिखता है और या डाइमर नहीं दिखता उसका, जबकि प्योर फॉर्म में उसका डाइमर दिखता है। तो ये था जी आपका आज का लेक्चर, उम्मीद है कि समझ में आई होगी, और उम्मीद करते हैं कि आपको अगर समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट किया करें कि हमें समझ में आ गई है, ठीक है, या आप इसे देखें और इसमें किसी किस्म की कमी लगती है तो भी बताएं कि सर ये वाला सवाल जरूर बता दें। और बाकी मैं हमेशा कहता हूं कि शेयर जरूर किया करें दूसरों के साथ, ताकि सब तक ये अहम मालूमात इंफॉर्मेशन जो कि बहुत कीमती है जरूर पहुंच जाए। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब करना भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।